समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। जाति में उपजाति पैदा करके जो समाज अपनी समानता की लड़ाई लड़ रहा था, संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई सब मिलकर लड़ रहे थे, उस मतलब को बांटने का काम किया जाता है। यानी कि राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए अब जो समाज इकट्ठा होकर के संघर्ष कर रहा था, उस संघर्ष को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया गया है और वो सम्मान छीनने का काम हो रहा है। और कोई भी जाति अपने आप को ये न समझे कि एक पर्टिकुलर जाति ने आरक्षण का लाभ ले लिया है। मैं समझता हूँ उस पर्टिकुलर जाति को भी अभी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। अगर आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण वाला जो आया है, उस फैसले को लेकर गरीब, दलित, शोषित, वंचितों में काफ़ी ज़्यादा विरोध है, क्योंकि जिस तरीके से वर्गीकरण किया जाएगा, ये पहली शुरुआत आरक्षण को ख़त्म करने की हो चुकी है। और इसी बीच मेरे साथ बातचीत करने के लिए अशोक कुमार जी, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं, बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो आया है? देखिएगा, 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण के मामले में जो फैसला दिया है, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति जितने भी कास्ट हैं उनको उप वर्गीकरण किया जाएगा। यानी कि शेड्यूल में शेड्यूल बनाए जाएंगे और उस शेड्यूल में शेड्यूल बनाने के बाद में आरक्षण को जो आज की डेट में 15 और 7.5% का जो आरक्षण मिल रहा है, उसको वर्गीकरण में विभाजित किया जाएगा। और उसमें क्रीमी लेयर की भी बात की गई है। क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि जिस मतलब समाज को एक बार, जिस परिवार को एक बार आरक्षण मिल गया, लाभ मिल गया, उसको दोबारा आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी कि मतलब क्रीमी लेयर भी लागू करने का काम किया गया है और वर्गीकरण भी करने का काम किया गया है। यानी कोटे में कोटा देने का आदेश जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। मैं समझता हूँ कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और जो आर्टिकल 341, 342, 16A ये उस जो आर्टिकल हैं उनके खिलाफ दिया गया जजमेंट है। मैं समझता हूँ इससे समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा और एक आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी। इसमें राजनीतिक फ़ायदे के लिए मैं समझता हूँ इस जजमेंट का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि आज भी जो सरकारें हैं जाति के नाम पे वोट मांगने का काम करती हैं और जो जातियां जिनको ये कहते हैं कि ये संपन्न जातियां हो गई हैं, उनको एक जगह ला करके एक पार्टी से संबंधित कर देते हैं, उसके साथ मतलब बांध देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार बनाने के लिए जितनी भी जातियां वोट कास्ट करती हैं वो अपने विवेक के आधार पे और अपने जो उनकी सोच है उसके आधार पर वो वोट कास्ट करती हैं और वो उन लोगों को वोट कास्ट करती हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, उन पार्टियों ने, जिन पार्टियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए मतलब आरक्षण का विरोध किया था लोकसभा के अंदर, उन लोगों ने भारत के संविधान को अपने सर पे रख करके इस देश में वोट मांगा था कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं। और संविधान को बचा करके वो मतलब आज विपक्ष में बैठे हुए हैं पूरे मतलब ताकत के साथ में। लेकिन आज जो जजमेंट आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, इस विषय पर उन पार्टियों ने अभी तक कोई अपना मुंह नहीं खोला है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। उन्होंने आज तक अपना ये बयान नहीं दिया कि इस बयान से समाज में वैमनस्यता बढ़ेगी और मतलब आरक्षण को ख़त्म करने का एक साजिश किया गया। मतलब ये मैं समझता हूँ ये साजिश है जो आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। वैसे भी सरकारी नौकरियों को निजीकरण में दे दिया, आज हम लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। हमारी जो सफाई कर्मचारियों की नौकरियां थी रेल के अंदर या किसी दूसरे विभाग में जो सफाई कर्मचारी थे, उनको आउटसोर्सिंग कर दिया गया, मतलब उनको निजीकरण में दे दिया गया। आज जो भी हमें आरक्षण का लाभ सफाई कर्मचारियों को मिल रहा था या सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल रहा था, वो निजीकरण में देने का वैसे ही ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और आगे आने वाले समय में अगर उप वर्गीकरण होता है तो मैं समझता हूँ ये 15 और 7.5% का जो आरक्षण है, 22.5% का जो आरक्षण है, उसको ये बांटने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब EWS का डिसीजन आया, इस देश की सरकार ने EWS लागू की, तो जो नौकरियां अगर जो भर्ती होती है उनका एक मतलब रोस्टर बनता है, उस रोस्टर के हिसाब से अनुसूचित जाति जनजाति का चौथा पॉइंट बनता था। लेकिन जब से EWS आया है
तब से अनुसूचित जाति का 7वां पॉइंट बनना शुरू हो गया, ओबीसी का 4था पॉइंट बनना शुरू हो गया और आगे 14वां पॉइंट एसटी का बनता है। अगर इसको उप वर्गीकरण करेंगे या आरक्षण को बांटने का काम करेंगे तो 15% आरक्षण को आप किस हिसाब से बांटेंगे? आपने जातीय जनगणना कराई नहीं है, आपके पास कोई आंकड़े हैं नहीं, आप किस तरीके से किस जाति को कितना आरक्षण मिलना चाहिए ये किस तरीके से करेंगे? मैं समझता हूँ ये जो जजमेंट है इसको लागू सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको लागू करना, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों पदोन्नति में आरक्षण के लिए एम नागराज का जजमेंट आया था उसमें भारत सरकार ने जो आरक्षण के खिलाफ जो ज्ञापन जारी किए थे उसके बाद में भारत सरकार ने अमेंडमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, जिसमें एम नागराज का केस सुप्रीम कोर्ट में गया और एम नागराज के केस में कहा गया कि भाई आप ये अमेंडमेंट तो ठीक है, आप पदोन्नति में आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन इन 3 बिंदुओं पर जांच करा लें, एफिशिएंसी देख लें, रिजर्वेशन देते समय एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देख लें और बैकवर्डनेस देख लें। इन तीनों को आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद पदोन्नति में आरक्षण दे दें। इसी तरीके से मैं समझता हूँ ये जो जजमेंट हुआ है उप वर्गीकरण का, ये 22.5% का जो अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण है उसको सब मतलब बांटने का काम किया जा रहा है और आने वाले समय में ये आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश है, क्योंकि जब रोस्टर बनेगा तो रोस्टर में हमारा कभी नंबर ही नहीं आएगा। जो आज की डेट में 7वीं पोस्ट बनती है वो कम से कम 18 में जाके बनेगी और एसटी की पॉइंट जो बनेगा जो 14वें पॉइंट पर आता है वो 36 में जा कर के बनेगा। इसका मतलब है ये किसी न किसी तरीके से समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। जाति में उपजाति पैदा करके जो समाज अपनी समानता की लड़ाई लड़ रहा था, संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई सब मिलकर लड़ रहे थे, उस मतलब को बांटने का काम किया जाता है। यानी कि राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए अब जो समाज इकट्ठा होकर के संघर्ष कर रहा था उस संघर्ष को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया गया है। और मैं समझता हूं कि क्रीमी लेयर लागू करने का जो काम किया गया है इसका मतलब ये हो गया कि जो मतलब समाज है हमारा, जो समाज जो जिसमें अच्छे अच्छे नेता पैदा हो रहे हैं आज की डेट में, नेतृत्व विहीन करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि क्रीमी लेयर अगर लागू किया जाएगा तो आज हमारे मतलब जो सांसद बन रहे हैं, यानी कि जैसे चंद्रशेखर भाई सांसद बने तो क्रीमी लेयर लागू कर दिया तो आगे आने वाले समय में दूसरे टर्म में चंद्रशेखर भाई को लोकसभा में टिकट इसलिए नहीं लड़ने दिया जाएगा क्योंकि भाई तुमने एक बार लाभ ले लिया, अब आप आरक्षण का लाभ ले लिया, अब आरक्षण के कोटे से आपको बाहर किया जाएगा, क्रीमी लेयर में आपको ला दिया जाएगा। अब आरक्षण के कोटे से बाहर किया जाएगा तो जितने भी आज की डेट में सांसद बने हुए हैं, एक बार सांसद बनने के बाद में दोबारा वो सांसद इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और सुरक्षित सीटों की बात कर रहा हूँ मैं, सुरक्षित सीटों पर वो सांसद नहीं बन सकते हैं दोबारा से। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी मुश्किल से एक संघर्ष मतलब जो एक संगठन पैदा होता है, संगठन करने की क्षमता, नेतृत्व करने की क्षमता किसी में अगर कोई नेतृत्व कर सकता है तो उस नेतृत्व विहीन समाज बनाने की स्थापना की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि ये मतलब इससे बहुत बड़ा लाभ उन जातियों को नहीं होने वाला, वो अभी इसमें भ्रम में है कि मतलब एक पर्टिकुलर जाति के लोग आरक्षण का हमारा लाभ ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर जाति के लोग आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं, हम लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। ये सोच उनकी मैं समझता हूँ कि बहुत कमज़ोर सोच है और ये अभी इस मतलब जो जजमेंट हुआ है उसका स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने स्टडी नहीं कर पाई है। नहीं तो आज देखिए कि जितने भी देश के अंदर IIM जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और जितने भी बड़ी बड़ी उच्च संस्थाएँ, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति का अभी नगण्य आरक्षण है। यानी कि मतलब 100% आरक्षण तो उन लोगों को दिया जा रहा है जिन लोगों ने सदियों से अनुसूचित जाति जनजाति को दबाने का काम किया है, जिन लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है, बेइज्जत करने का काम किया है। और आज भी हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर हमारा दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है तो उसको गोली मार दी जाती है, हम मूंछ रखते हैं तो हमारी मूंछ काट दी जाती है। और अगर IAS हमारा कोई भाई बन भी जाता है, IPS कोई भाई बन भी जाता है तो उसको जाति सूचक शब्द से सम्मानित किया जाता है। आज भी एक IAS कलेक्टर को उसका चपरासी पानी देने में झिझकता है, पानी नहीं पिलाता उसको। यानी हमारे साथ बेमनस्ता होती है, भेदभाव आज भी होता है। और इस जजमेंट के बाद में
हम लोगों में आपसी बेमनस्ता फैलाने का काम किया जा रहा है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये जजमेंट जो है संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक इकट्ठा समाज बना करके तैयार किया था, जिन लोगों को शेड्यूल में ला करके अनुसूचित जाति जनजाति में रिप्रेजेंटेशन देने का, सम्मान दिलाने का काम किया था, आज वो हम लोगों को सम्मान की दृष्टि से न देख करके उनको विभाजित करके पुनः ऐसे रास्ते पर खड़ा करना चाहते हैं जो आज से 100 साल पहले हमारे साथ जो जातियां होती थी, आज से 100 साल पहले जो हमारे साथ भेदभाव होते थे, जिस भेदभाव को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पूरी मेहनत के साथ, पूरी ताकत के साथ संविधान सभा में हम लोगों को जो रिप्रेजेंटेशन दिलाने का काम किया था, सम्मान दिलाने का काम किया था, कहीं ना कहीं वो सम्मान छीनने का काम हो रहा है। और कोई भी जाति अपने आप को ये न समझे कि एक पर्टिकुलर जाति ने आरक्षण का लाभ ले लिया है। मैं समझता हूँ उस पर्टिकुलर जाति को भी अभी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। अगर आप देख लें तो कितने हमारे सेक्रेटरी हैं, कितने हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, IIM जितने भी हैं, एम्स जितने भी हैं, उच्च शिक्षण संस्थाएं जितने भी हैं, उनमें अनुसूचित जाति जनजाति की जो संख्या है वो नगण्य है। मैं समझता हूँ अनुसूचित जाति की IIM जितने भी इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, उनकी 1% मतलब आरक्षण हम लोगों को मिल पाया है अनुसूचित जाति को। अनुसूचित जनजाति का तो एक भी व्यक्ति IIM में प्रोफेसर नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये जो जजमेंट है इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। काफ़ी रोष है समाज के अंदर। और ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने एक मतलब निर्णय लिया है कि 28 अगस्त को जितने भी हमारे जोनल हेडक्वार्टर हैं अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम इस जजमेंट का विरोध करेंगे। सर, आपको नहीं लगता ये पहली सीढ़ी है आरक्षण को ख़त्म करने की? मैं तो समझता हूँ कि जो एक साजिश के तहत आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। वैसे सरकार ने जो सरकारी नौकरियां थी उनको निजीकरण में देने का काम किया, आउटसोर्सिंग का काम किया है। मैं तो यही कहूँगा कि जो सबसे निचले पायदान पर खड़ी हुई हमारे भाई लोग थे, जिसको मैं वाल्मीकि समाज कह सकता हूँ, अधिकतर नौकरियां सफाई कर्मचारी की नौकरियां अनुसूचित जाति जनजाति में हम लोगों को मिलती थी। आज कोई भी सफाई कर्मचारी हमारी सरकारी नौकरी में नहीं है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों का काम जो है पूरा आउटसोर्स करके निजीकरण में दे दिया गया है, आउटसोर्स कर दिया गया है और उन लोगों को दे दिया गया है। उससे हमारा शोषण और बढ़ा है, उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ इससे कोई लाभ नहीं होने वाला और ये आरक्षण को सोची समझी चाल के तहत इसको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। वाल्मीकि समाज जो विरोध कर रहा है, उनका साफ कहना है कि जाटव समाज ने पूरा आरक्षण खा लिया। अगर इनका ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होता है तो ये जिन पदों पे हैं, जो जॉब पाते हैं, उन जगह पे हमें सरकार बैठा दी। क्या आपको लगता है ये उनका बड़ा भ्रम है? देखिए, ये बहुत बड़ा भ्रम है मतलब हमारे वाल्मीकि समाज का कि मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके दिमाग में ये वहम करने का कोशिश की जा रही है कि जो जाटव समाज है, जाटव समाज पर्टिकुलर एक जाति के मतलब लोगों ने आरक्षण का लाभ ले लिया है, हम लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। अगर यही सरकार की मंशा है या माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यही जजमेंट है तो सर्वोच्च न्यायालय को खुलेआम ये जजमेंट देना चाहिए। सरकार को ये व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि जो हमारे वाल्मीकि भाई हैं उनकी पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो, उनकी रहन सहन की अच्छी व्यवस्था हो, उनके लिए अच्छे मतलब कारोबार की व्यवस्था कराई जाए। आरक्षण तो एक ऐसा 15 और 7.5% का है कि जिसमें बहुत सारी जातियाँ हैं, किसी एक जाति ने आरक्षण का लाभ नहीं लिया। आपको दिखाई दे रहा है कि जाटव कम्युनिटी ने मतलब लाभ ले लिया है और वाल्मीकि कम्युनिटी को इसका लाभ नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि अगर इसका उप वर्गीकरण कर दिया जाएगा तो जिस उम्मीद में आप लोग बैठे हुए हैं कि भाई जाटव समाज ने इसका लाभ ले लिया है, हम लोगों को अब लाभ मिल जाएगा, तो बिना पढ़े लिखे, बिना कंपटीशन क्वालिफाई किए हुए, बिना परीक्षा में बैठे हुए तो कोई भी सरकारी नौकरी मेरे ख्याल से मिलती नहीं है। ये बात अलग है कि सरकार ने अपने चहेतों को लेटर एंट्री में ला करके जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया गया है। तो मैं समझता हूँ वाल्मीकि समाज अगर इस बात को मानने के लिए तैयार है कि जाटवों ने इसका पूरा लाभ ले लिया है, हम लोगों को लाभ नहीं मिला, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में आप लोगों को भी इसका लाभ उतना नहीं मिल पाएगा जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था इस तरीके की है। व्यवस्था अगर सरकारी नौकरियां आज की डेट में निकाली जाएंगी तो उसका रोस्टर बनता है। रोस्टर के हिसाब से किस हिसाब से वो 15% का अगर मतलब वर्गीकरण करेंगे भी, अगर वो 15% को बांटेंगे भी तो कितना परसेंटेज वाल्मीकि समाज को दिया जाएगा, क्योंकि आज की डेट में जातिगत जनगणना तो हुई नहीं है। इस देश में आप ये नहीं कह सकते कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति में जो सब कास्ट है उनकी कितनी जनसंख्या है,
क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की बात नहीं की थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमको इस देश के अंदर सरकारी नौकरियों में, सरकारी संस्थाओं में और सारे जितने भी सरकारी तंत्र हैं उनमें हमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और जो मतलब अगर बांटना ही है तो इस देश की धरती को बांटो, इस देश को उद्योगों को बांटो, इस देश के कल कारखानों को बांटो। जो अनुसूचित जाति जनजाति आज भी मतलब अपने उस हाशिए पे नहीं पहुंच पाई है जिस हाशिए पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहुंचाना चाहते थे। एक बड़ा ये सवाल भी है कि ये जो बड़ा षड्यंत्र भी कह सकते हैं आप कि वाल्मीकि समाज को जाटव में लड़ाना भी हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ ये राजनीतिक एक मतलब सोची समझी चाल है और राजनीति के तहत समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। और राजनीति के तहत एक जो अनुसूचित जाति जनजाति का समाज था उसको उपवर्गीकरण करके उसको विभाजित करने का काम किया जा रहा है, जिससे कि आगे जितने भी आंदोलन हो, जो संवैधानिक आंदोलन को, अपने अधिकारों को लेने के आंदोलन होते हैं, उनमें बिखराव हो जाए, उनमें बंटवारा हो जाए, जिससे कि आंदोलन कमज़ोर हो जाए और आंदोलन इस देश के अंदर हो भी ना पाए। मैं तो यही समझता हूँ कि ये आंदोलनों को ख़त्म करने की एक सोची समझी चाल है। आरक्षण तो इनका एक मुद्दा है, आरक्षण तो एक मुद्दा है, आरक्षण तो ये मुद्दा है। अभी 7.5% का आरक्षण अभी पूरा नहीं कर पाए, ये उपवर्गीकरण करके कैसे पूरा कर देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ आरक्षण का मतलब ढाल लेकर के ये समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, समाज को बांटने की साजिश की जा रही है, जिससे कि इस देश में कोई बड़ा आंदोलन अनुसूचित जाति जनजाति का, दलितों का आंदोलन कोई खड़ा ना हो पाए। मान लीजिए ये फैसला लागू भी हो जाता है, वैसे तो जो समझदार लोग हैं बहुजन समाज वो लागू नहीं होने देंगे। मैं समझता हूँ कि सरकार को भी बहुत मुश्किल पड़ेगी इस फॉर्मूले को लागू करने का। अगर लागू हो भी जाता है तो क्या लगता है वाल्मीकि समाज को उच्च पद पर पहुँचा पाएगी सब जो सरकार है, या फिर अयोग्य घोषित करके एनएफसी लगा के? नहीं, सरकार के पास ऐसी कौन सी योजना है कि जो आज की डेट में जितने भी वाल्मीकि समाज के भाई हैं या किसी भी जो वंचित समाज में जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं, किसी भी समाज का हो, उसके लिए इन लोगों को चाहे वो जाटव समाज का हो, सरकार के पास ऐसी कौन सी योजना है कि जब वो पढ़ेंगे ही नहीं, जब वो कोई जानकारी नहीं हासिल करेंगे तो सरकारी नौकरियाँ कैसे करेंगे। तो ये एक चाल इस समय जैसे बताया ना कि एक रोस्टर बनता है किसी भी मतलब भर्ती के लिए, उस रोस्टर के हिसाब से वर्गीकरण करेंगे। और जब आप इन्होंने देखा कि जितनी भी जातियों में बांटा है, अगर सपोज मान लीजिए वाल्मीकि समाज के लोग कहते हैं कि आरक्षण का लाभ आज की डेट में जाटव समाज ने लिया है, वाल्मीकि समाज को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि ये भी एक इस तरीके से सोच है कि अगर आगे आने वाले समय में आरक्षण का लाभ एक पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से वाल्मीकि समाज को आरक्षण का लाभ दे भी दिया जाए तो सूटेबल लोग मिलेंगे नहीं। आगे जाकर के सरकार कहेगी नॉट फाउंड सूटेबल और एनएफएस कह के वो मतलब वैकेंसी को जनरल को से ऑपरेट करा देगी। आज भी वही हो रहा है, आज भी वही हो रहा है। इसका मतलब ये कि इनके साथ साथ और एससी वालों का भी नुकसान, मतलब ये पूरे समाज का नुकसान है। मैं समझता हूँ कि पूरे समाज को, जो आज हमारा पूरा समाज है, अनुसूचित जाति जनजाति में जितनी भी कास्टें आती हैं, उनको एक होकर के इस फैसले का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित रूप से एक समाज को कमज़ोर करने की साजिश है, निश्चित रूप से समाज को तोड़ने की साजिश है, निश्चित रूप से आंदोलनों को कमज़ोर करने की साजिश है, और निश्चित रूप से इस समाज को नेतृत्व विहीन, जो आज की डेट में हमारे नेता पैदा हो रहे हैं, आज की डेट में नए नए मतलब सांसद आज हमारी डेट मतलब संसद में चुन के आए हैं। आपने समवी चौधरी है, आपका मतलब चंद्रशेखर आज़ाद है, बहुत सारे अनुसूचित जाति जनजाति के नए सांसद आज लोकसभा में चुन के आए हैं। आगे आने वाले समय में अगर ये पद्धति लागू होती है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर लागू किया जाता है, तो मैं समझता हूँ उनको ये कह करके कि भाई आपको क्रीमी लेयर में ला दिया गया है, आपने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया है, अनुसूचित जाति की अब जो क्या नाम है जनप्रतिनिधि या जो रिजर्व सीट हैं उन पर आपको मतलब मौका नहीं मिलेगा। अब आने वाले समय में दूसरे किसी को मौका मिलेगा। यानी कि जो आज हमारे नेता पैदा हुए हैं, यंगस्टर मतलब यंग बच्चे जो आज संसद में गए हैं, उनको पुनः संसद में न जाने की एक मतलब रोक लगाने का काम ये जजमेंट करेगा। आप क्या ऐसे कदम उठाएंगे जो फैसला लागू ना हो? आपके पास ऐसी क्या रणनीति आपने बनाई है, या ये फैसला लागू होगा या आप नहीं होने देंगे? देखिए, ये जो फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, हमने ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने अपना एक निर्णय लिया है
कि इस पे हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। हम माननीय मतलब जो जजेस हैं, माननीय जस्टिस हैं, उनके सामने हम अपनी बात रखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे जजमेंट इस तरीके के हुए हैं। इससे पहले भी स्टेट ने ABC कैटेगरी में बांटने का काम किया था, यानी उत्तर प्रदेश में ABC कैटेगरी बनी थी, हरियाणा में ABC कैटेगरी बनी थी, और भी मतलब पंजाब में भी बनी थी, आंध्र प्रदेश में भी बनी थी। उसको मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नकारते हुए कहा था कि भाई अनुसूचित जाति जनजातियों में उप वर्गीकरण नहीं हो सकता। इसी आधार पे हम लोग इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। रिव्यू पिटीशन फाइल करने के बाद में हम अपनी बात रखेंगे कि ये जजमेंट है, इस पर अपना पुनर्विचार किया जाए, पुनर्विचार करके जजमेंट को मतलब खारिज किया जाए। और हम सरकार के ऊपर भी दबाव बनाएंगे कि जिस तरीके से मतलब जो एट्रोसिटी 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ था, इसी तरीके से आंदोलन की संभावना है। इस जजमेंट के खिलाफ सरकार इस पर संज्ञान ले और सरकार इसको कानून बना करके निरस्त करने का काम करे। क्या लग रहा है ये वापस होगा फैसला, अगर समझें तो? मैं समझता हूँ कि बड़ा विरोध अगर ये फैसला वापस नहीं हुआ, सरकार ने बिल नहीं बनाया, तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन हुआ था, उसी तरीके से आंदोलन होने की संभावना है। ये जो मतलब भ्रम न हो किसी को, या ये भ्रम न पालने का प्रयास करे कि हमने जातियों में जातियां बना दी हैं, उनको बांटने का काम कर दिया। आज ये अनुसूचित जाति जनजाति का समाज जागृत समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये अपने अधिकारों की रक्षा करना जानते हैं। उन अधिकारों को हनन करने के लिए ही इस तरीके की साजिशें कभी न कभी की जाती हैं, और इस साजिश को भी किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जिस तरीके से पहले आंदोलन हुए हैं, उसी तरीके से अब भी आंदोलन होंगे। और मैं तो यही समझता हूं कि भारत सरकार, जो आज की वर्तमान की सरकार है, माननीय मोदी जी इस पर संज्ञान लेंगे, और संज्ञान लेने के बाद में इसमें कोई अमेंडमेंट करेंगे। अमेंडमेंट करने के बाद में ये जो फैसला है उसको निरस्त करने का काम करेंगे। क्या आज की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए क्या समाज से आपकी अपील है आखिरी? मेरी अपील यही है कि भाई हम लोगों को अब जागरूक हो जाना चाहिए, हम लोगों को एकत्रित होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों को जो इस तरीके की साजिशें रच के हम लोगों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, हमारे मनोबल को तोड़ने का काम किया जा रहा है, हम लोगों को विभाजित करने का काम किया जा रहा है। तो मैं आप सभी से अपील यही करूँगा कि आप इस जजमेंट से भ्रमित न हो करके आप बंटने का काम न करें। अभी आप बड़ी मुश्किल से एक देश के अंदर माहौल पैदा हो पाया है, बड़ी मुश्किल से अनुसूचित जाति जनजाति के लोग एकत्रित हो पाए हैं। तो आप इकट्ठा रहें, एकत्रित रहें और अपने अधिकारों की रक्षा करते रहें। मैं तो यही उम्मीद करूँगा।